के साथ साथ दोस्तों बता दूं, पहला प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, यानी गणित की प्रकृति इनमें से कौन सी मानी जाती है, सवाल है ये। इनमें से कौन सी गणित की प्रकृति है, सवाल कुछ इस तरह से है आपके समक्ष, और मैं चाहूंगा इसका जवाब मुझे मिले आप लोगों की तरफ से। तो क्या मिलेगा जवाब गणित की प्रकृति के बारे में, कौन सी गणित की प्रकृति यहां मानी जाती है? ऑप्शंस आर, यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। विच वन इज द राइट ऑप्शन? तो अब ऑप्शन मिलने लगे अभिषेक का ए, दैट इज यह अलंकारिक है। A2 ओ गलत जवाब, क्योंकि गणित की प्रकृति अलंकारिक नहीं होती। इट्स बी, दैट इज ABCD। तो राइट ऑप्शन इज बी, यह तार्किक है। क्योंकि गणित की प्रकृति तार्किक इसलिए मानी जाती है, हर एक व्यक्ति को पता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें तर्क को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। तर्क के आधार पर ही चीजों को समझाया जाता है, तर्क के आधार पर ही चीजों को बढ़ाया जाता है। तो अगर तर्क की बात करते, तर्क को समझने की बात करते, तो मैथमेटिक्स इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड कंसेप्ट द क्लियर एंड क्रिएट सम लॉजिकल थिंग्स इन योर माइंड। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ऐसा कौन सा हमारे साथी हैं जिसने ये कहा है कि गणित वह विज्ञान जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ए स्किनर, लॉक, बेंजामिन पेरिक या हॉगबेन। इनमें से किसने कहा था स्टेटमेंट? बहुत सिंपल सा सवाल है, हु सेड दैट, कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मैथमेटिक्स इज द पर्टिकुलर साइंस इन विच नेसेसरी कंक्लूजन आर ड्रॉन। तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब, और लाजवाब से जवाब की तरफ बढ़ता हुआ आंसर। तो सही जवाब है बेंजामिन पेरिक, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। क्योंकि अगर आपने अभी आंसर दिया है तो इट इज बेंजामिन पेरिक, तो बेंजामिन पेरिक इसका जवाब है। और देखते हैं स्किनर, लॉक और बेंजामिन पेरिक एंड हॉगबेन। तो अगर हम बात करें किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकलते हैं, अब बात करते हैं लॉक की। मैंने लॉक की परिभाषा आपको कल भी समझाई थी, शायद आपको पता होगा कि लॉक की परिभाषा क्या थी। तो लॉक की परिभाषा आपको मिली, उसमें आपने कहा कि लॉक ने कहा था कि गणित ऐसा विषय जिसमें बालक में तर्क करने की आदत का विकास किया जाता है। साथ में हॉगबेन साहब ने क्या कहा था? हॉगबेन साहब ने कहा था कि गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, यानी मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। ओके ग्रेट, एक और सवाल आपके पास रख रहा हूं मैं, और देखते हैं इसका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, ये रहा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, ये किसने कहा? हु सेड दैट, कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है? तो राइट ऑप्शन, एक वाले की बात कर रहे हैं, अच्छा एक वाले की बात कर रहे हैं, ओके 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 ओके, नो इशू नो इशू नो इशू। तो किसने कहा? बेकन ने, ड्यूट ने, स्किनर ने, कॉमेट ने। तो देखो ये कुछ परिभाषाएं हैं जहां पर मैं बोलूं, बेकन की है कुंजी। बेकन साहब ने कहा कि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी, यानी मुख्य द्वार और कुंजी है। तो बेकन साहब के नाम पर कुंजी रख दी गई। लॉक ने कहा तर्क करो, तो लॉक का तर्क रख दिया गया। हॉगबेन ने कहा दर्पण देखो, तो दर्पण रख दिया गया। तो ये सब लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उसी के आधार पर अगर हम बात करते हैं बेकन इज द राइट ऑप्शन। एक और बढ़ते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? पहला, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, एक या दो दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं ये आपको बताना। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। कैसे होते हैं गणित के नियम और निष्कर्ष? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, एक और वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब का इंतजार, देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब बार बार तरीके के साथ। कब से चल रही है क्लास? नेहा जी अभी चला है, अभी तो चौथा ही क्वेश्चन किया है, अभी फोर्थ क्वेश्चन पर ही हम पहुंचे हैं। तो मैथमेटिक्स इज हैज रूल एंड कंक्लूजन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल, 1 and 2 and none of these, which one is the right option? ये आपको बताना है। तो वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, तो राइट ऑप्शन क्या है? देखिए गणित के नियम की अगर मैं बात करता हूं तो सब जानते हैं मैथमेटिक्स के लॉ यूनिवर्सल है, यानी वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। पूरे यूनिवर्स में जहां भी जाओगे उन लॉज को लिया जाएगा। और निष्कर्ष कैसे होते हैं, यानी उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो कैसे होते हैं? वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी एक ही आंसर पर डिपेंडेंट होते हैं, वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। सार्वभौमिक मींस यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं। तो राइट ऑप्शन था सी। बहुत बढ़िया नेहा जी, राइट ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही जवाब होंगे। इसके सही जवाब आपने दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर।
ये रहा। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो अगर बात करूं विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है तो वह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? एक, वह कौशल की प्राप्ति है, पूर्व ज्ञान की है, अनुप्रयोग की, अवबोध की। तो चाहूंगा जवाब मिले, मुझे क्या देते हैं इसका जवाब? तेजी के साथ आंसर मिलना चाहिए। ग्रेट आंसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया से उत्तर दे रहे हैं आप। तो क्या मिलेगा जवाब? अवबोध, अनुप्रयोग, पूर्व ज्ञान या कौशल? तो विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है, यह सवाल था। यानी द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग? तो जवाब ABCD के रूप में मिला। डी, अवबोधन के। देखो, अगर वो संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यानी वो कंसेप्ट को भी जानता है और प्रिंसिपल को भी जानता है, इसका मतलब क्या है? वह अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है, यानी वह अवबोधन पर है, वह समझ स्तर पर है, क्योंकि वो बोला भी ना समझता है। तो समझता वर्ड तो ऑलरेडी दिया था, और समझता ही किस में आता? अवबोधन में, अंडरस्टैंडिंग में आता है। तो राइट ऑप्शन अवबोधन सही जवाब, डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया, दैट्स ग्रेट, बढ़िया जवाब आप लोगों का डी। ओके, ग्रेट आंसर। एक और सवाल आपकी तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं नया जवाब क्या मिलता है। ओके, यूपी टेट की बुक बता दें। देखो, यूपी टेट की बुक मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो भी पढ़ाते हैं वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ओके, सो डोंट वरी। एक और सवाल, गणित को कहा जाता है ए, विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम? गणित को क्या कहा जाता है? बहुत ही खूबसूरती से जवाब मिलेगा। बहुत सारे करूंगा सर जी पक्का बता रहे, दिल पे हाथ रख के बता रहे हैं, यही है बस, जो भी है यही जालिम सिंह है जिसने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। गणित है और इसी का मैं मास्टर हूं। तो विद्यार्थियों का दुश्मन बिल्कुल नहीं होता, शक्तिशालियों की शक्ति, क्या बात है। मन की भाषा, भाई मन की बात तो देखो माननीय प्रधानमंत्री जी की है, इसको तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, गणित का व्यायाम, गणित की शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वह बालक के मस्तिष्क को कैसे व्यस्त रख सकती है, उस पर वो कैसे काम करा सकती, कैसे उसको व्यस्त रख सकती है उसके दिमाग को, जिससे कि वो चीजों को समझने की शुरुआत करे और चीजों को समझकर उनके जवाब देने की कोशिश करे। नेक्स्ट, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना की विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? एक, किलपैट्रिक साहब ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, क्रो एंड क्रो, स्किनर। किसने इस परिभाषा को दिया है? यानी प्लानिंग इज ए पर्पसफुल एक्शन दैट इज कंप्लीटेड in the social environment by mind. Who has given the above definition of planning method of the teaching mathematics? Kilpatrick, Thorndike, Crow and Crow and Skinner. किसने कहा? तो देखते हैं आप कौन कहते हैं। तो आपने कहा ABCD में A, आपने कहा A, तो राइट ऑप्शन क्या मिला है? दैट इज किलपैट्रिक, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, तो प्रोजेक्ट मेथड की अगर हम बात करें, हम प्रयोजना विधि की बात करें, प्रयोजन विधि की बात करें, ये सब किलपैट्रिक साहब की ही देन है, ठीक है ना, ये सब किलपैट्रिक साहब की देन है। तो ये किलपैट्रिक साहब का, तो मोटी सी बात है, योजना उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, तो ये किलपैट्रिक की बात है। ओके, ग्रेट आंसर। एक क्वेश्चन में तार्किक कहा था सर आप, अच्छा मैं समझ गया अभिषेक, आपने वो ऑप्शन नंबर 1 का बोला था, मैं उससे 2 वो मुझे मिला था सेकंड क्वेश्चन पर, दैट्स वाई मुझे लग रहा था कि वो सेकंड का दिया, मैं समझ गया आपकी बात। एक और, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक, सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। अगर मैं बात करता हूं कौन सा उद्देश्य इनमें से ऐसा है जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है?
सांस्कृतिक उद्देश्य कहा जाता है, शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है, सामाजिक उद्देश्य या उपरोक्त सभी? कौन सा उद्देश्य इसमें से कहा जाता है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 1 2 3 4 कौन सा उद्देश्य जो गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है क्या? सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक या उपरोक्त सभी? तो भाई सही जवाब का इंतजार क्या मिलता है? तो आपने दिया है सही जवाब का इंतजार, खत्म हुआ, उत्तर मिला है बी, और जो एकदम करेक्ट आंसर है। क्योंकि एक टीचर हमारा टिल्लू मास्टर कक्षा में जाते हैं, बोले आज हम आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, और जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव, जो शैक्षणिक उद्देश्य जो वो मान के गए थे कि आज क्लास में क्या पढ़ाना है, बस उसी को पढ़ाकर पूरा करके वापस आ जाते हैं। तो इसी को शैक्षणिक उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। इसलिए उपरोक्त सभी ना होकर के इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 था, दैट इज शैक्षणिक उद्देश्य। सही जवाब, एकदम सही जवाब आपने दिया है। ग्रेट। एक और आंसर देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये रहा। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत सारे छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्र गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है, ये आपको देना है। तो उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है ये आपको बताना। तो देखते हैं किसका दृष्टिकोण बताते हैं। ये आपका जवाब मैं देख पा रहा हूं। ओके ग्रेट। क्या है आपका जवाब? मुदालिर शिक्षा बोर्ड का, मुदालिर आयोग का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, शिक्षा नीति 1986 का, या राधाकृष्णन जी का। इट इज रियल दैट मैनी स्टूडेंट्स कंसीडर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट, सो concrete steps should be taken by the school and the teachers to raise the level of mathematics of the students. The above approach is a board of secondary education, board of secondary education, मुदालिर कमीशन, एजुकेशनल पॉलिसीज 1986 और राधाकृष्णन आयोग। साक्षी सर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। हाँ लिंक में देखो भाई, वहीं मिलेगा सब कुछ। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो राइट ऑप्शन मिला है डी। ना 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 ना, डी इसी का दिया है ना आप लोगों ने। डी, नो नो, डी इज नॉट द राइट आंसर। राइट ऑप्शन इज सी। ये स्टेटमेंट शिक्षा नीति 1986 का है। क्योंकि आपको बता दें, मुदालिर आयोग का गठन किया ही इसलिए गया था जिससे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाए, यानी मुदालिर आयोग की समिति की संस्तुति पर ही माध्यमिक शिक्षक बोर्ड का गठन हुआ था। तो ये तो दोनों एक ही हो गए, इसलिए नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग का स्टेटमेंट ये दिया गया है। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ग्रेट। एक और सवाल। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। ए, गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है, या गणित एक मूर्त विषय है। इनमें से कौन सी विशेषता गणित के अंदर पाई जाती है? देखते हैं जवाब। सी ऑप्शन में लगा है, गणित एक रसहीन विषय है। ओहो, किसने कहा गणित एक रसहीन विषय है? आपको किसने बोला कि मैथमेटिक्स में रस नहीं है या मैथमेटिक्स रसीन विषय? आपको कौन बोल के गया भाई इस बात को? मैथमेटिक्स तो रसीन विषय, मैथमेटिक्स तो बहुत रसीला विषय है, इसमें तो रसी रस बरसता है। आप देखते होंगे इसमें आपको रस ही रस मिलता है। डी बिल्कुल, क्योंकि गणित एक मूर्त विषय है, क्योंकि गणित में मूर्त और अमूर्त दोनों तथ्यों को लागू किया जाता है और मूर्त संकल्पनाओं से शुरू करके आपको अमूर्त संकल्पनाओं तक ले जाया जाता है। तो मूर्त संकल्पनाओं से शुरू होकर के बच्चा पढ़ता कैसे? मूर्त से अमूर्त की ओर। तो गणित जब स्टार्टिंग में होता है तो उसकी प्रकृति मूर्त है, क्योंकि आप उसको मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी, विशेषता पाई जाती है। देखो गणित के विषय में अक्रमबद्धता, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है कि गणित के विषय में अक्रमबद्धता कैसे हो जाएगी? गणित तो एक क्रमबद्ध विषय है, क्रम से चलता है। गणित की भाषा असांकेतिक है, तो गणित की भाषा तो सांकेतिक होती, किसने कहा कि असांकेतिक है? गणित की भाषा हमेशा सांकेतिक भाषा के रूप में मानी जाती है। मूर्त कैसे? स्वाति देखिए, जब भी किसी बच्चे को आप मैथमेटिक्स की नॉलेज करवाते हैं तो मार्शल साहब की परिभाषा क्या है? गणित मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है। जो भी नॉलेज आप इकट्ठी करवाते हैं तो वो मूर्त से, हालांकि यहां पर अमूर्त होना चाहिए था, गणित एक अमूर्त विषय है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां पर अमूर्त नहीं है। तो लेकिन अमूर्त को प्राप्त करने के लिए हमें मूर्तता का सहारा लेना पड़ता है।
तो गणित की परिभाषा अगर मैं बात करूं मार्शल एच स्टोन के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी, लेकिन उसको हमेशा मूर्त तत्वों पर लागू किया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको बोला मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह मूर्त विषय, लेकिन गणित को हमेशा एक अमूर्त विषय के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? ओके, ग्रेट। स्वाति ने कहा ओके। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझना प्रश्न को क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्न बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो या आनंद की प्राप्ति ना हो। इनमें से किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? याद रखना, आई एम आस्किंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टीएलएम की वजह से तो बोल रहा हूं मैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कोई भी चीज हो गणित में आप बोलते हैं दो तो दो आम होने चाहिए ना, इसलिए। सी, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय। सबसे तेज आंसर मिला कि सर जातीय प्रतिष्ठा का उपाय होना चाहिए। क्यों भाई? जातीय प्रतिष्ठा का उपाय, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सवाल को समझो मेरे दोस्तों, मित्रों, सवाल को समझो। क्या है कि किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब यहां से स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या सही है? क्या सही है? गलत है। मानसिक शक्तियों का विकास हो, बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत लिखा है ना? अब स्टेटमेंट को पूरा समझो। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो सबको देना चाहिए ना, नहीं लिखा है तो मतलब क्या होगा? आनंद की प्राप्ति ना हो, बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मतलब क्या है? आनंद की प्राप्ति हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन डी। तो आप गड़बड़ ना करें, सवाल को तरीके से समझें, तरीके से करें, आपको बहुत ही सुंदरता के साथ सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। याद रखना, मैंने अभी समझाया था आपको। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? द रियल पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज इन नॉट टू एक्वायर नॉलेज बट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ड्यूट, बेकन, डटन और प्लूटो। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर सी मिल रहा है मुझे, डटन। बहुत ही खूबसूरत जवाब, क्या बात है। स्वाति बहुत बड़े, पूजा वेरी गुड, एक्सीलेंट। सही जवाब है डटन। तो डटन ने स्टेटमेंट दिया था कि इस गणित का ज्ञान हमेशा वास्तविक उद्देश्यों को ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता बल्कि शक्ति प्रदान करना होता। डटन को समझ भी सकते हैं कैसे? डटन को आप ऐसे समझ सकते हैं, डटन का मतलब डटना। और डटता कौन है मैदान में? जिसके अंदर शक्ति होती है। डटता कौन है? जिसके अंदर शक्ति होती है। ठीक है, तो शक्ति वाला व्यक्ति डटता है, तो डटन सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्यावहारिक गणित का भाग नहीं है। ओहो, इसमें से व्यावहारिक गणित का भाग कौन सा है? सवाल बड़ा अच्छा है, देखूंगा इसका जवाब कौन देगा। यानी पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स का कौन सा भाग है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो समीकरणों को हल करना बताया जा रहा है मुझे जवाब, और क्या सब कह रहे हैं देखते हैं अभी आपका जवाब क्या मिलता है। ABCD के फॉर्मेट में आपके उत्तर मिल रहे हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ मुझे लग रहे हैं। ग्रेट जवाब ABCD के रूप में C और D। तो देखो पहले आप ये समझो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स होता क्या है। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स किसको कहते हैं और इसका मीनिंग क्या और ये किसको क्या बोला जाता है। सबसे जरूरी बात यह है। तो अगर मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित का प्रयोग करके आप किसी दूसरी ब्रांच की समस्या को अगर सॉल्व करते हैं उसी को अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। गणित की ब्रांच का प्रयोग करके अब किसी दूसरी ब्रांच की समस्याओं को अगर सॉल्व करते हैं वही अप्लाइड मैथमेटिक्स है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया है। एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं और देखता हूं जवाब क्या है।
गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का क्या है? इनमें से गणित क्या है? गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का क्या है? समाज है, समूह है, विज्ञान है, प्रयोग है। मैथमेटिक्स इज ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सोसाइटी, ग्रुप, साइंस एंड एक्सपेरिमेंट। केबीसी, बिल्कुल सुभाष शशि जी, चाहूंगा सही जवाब मिले और गलती बिल्कुल भी ना हो। तो सही जवाब सी। तो एकदम सही जवाब, आपका एकदम सही जवाब दिया है आपने सी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ ऑल द साइंसेस। गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार कुंजी है, गणित विज्ञान की जननी है, गणित विज्ञान की रानी है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट गणितज्ञों ने दिए हैं जो आज तक लागू हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि गणित मापन, परिमाण और दिशा का विज्ञान के रूप में माना जाता है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो। गणित की संरचना प्रकृति का एक गुण है। 2012 में ये प्रश्न आया था, सन 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में, प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन है गणित की संरचना में प्रकृति का एक गुण कौन सा है? 1 मूर्त होना, 2 सांकेतिक होना, 3 अक्रम होना, D रसहीन होना। तो कौन सा गुण है गणित की संरचना प्रकृति का एक गुण? कौन सा है इनमें से? तेजी के साथ चाहूंगा जल्दी से आप आंसर दें। गणित की संरचना प्रकृति का एक गुण कौन सा है? मूर्त होना, असंकेतिक होना, अक्रम होना या रसीन होना? विच वन इज द राइट ऑप्शन? ए। ओह, मूर्त होना, अभी बताया था, ये तो मैंने अभी बताया था। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज मूर्त होना। तो संरचना प्रकृति का उनमें से एक गुण है कि गणित मूर्त व्यवस्था में भी होता है, मूर्त वस्तु पर भी लागू होता है। ये एकदम सही जवाब आपने दिया है, सही जवाब आप पकड़े हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत ही खूबसूरती से आपने वो जवाब देते हैं, तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है कि आपसे मैं क्या कहूँ, और बातें ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने मुझे बताया इसका आंसर, और देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ओके, ग्रेट आंसर यू हैव गिवन। और यहाँ पर देखते हैं, ओके, समझ में आ गया सारी चीज़ें आपको। तो आज ये है 15 प्रश्न, आज के लिए 15 प्रश्न काफ़ी हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ नई क्लास में, यानी कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।